लास्ट टर्म पे जो है हमने आपसे डिस्कस किया था टाइप ऑफ पार्टनर। तो वहाँ पे मैंने एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, डोमिनेंट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपेल, नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये सब चीज मैंने आपको समझा दी थी। तो वो था बच्चों टाइप ऑफ पार्टनर। आज यहाँ पे बच्चों हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, टाइप ऑफ पार्टनरशिप। तो बेटा टाइप ऑफ पार्टनरशिप दो बेसिस पे होती है। पहला तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। यहाँ पे जो ड्यूरेशन का सेंस है, ड्यूरेशन का मतलब होता है टाइम। ड्यूरेशन का सेंस का मतलब क्या है? टाइम। जो पार्टनरशिप होती है पहला तो टाइम बेसिस पे और दूसरा लायबिलिटी बेसिस पे हम पार्टनरशिप को बांटते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पार्टनर अलग है, टाइप ऑफ पार्टनर आपने अलग पढ़ा था। पार्टनर को पार्टनरशिप में मत इंक्लूड कीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए टाइप ऑफ पार्टनरशिप तो आपका आंसर ये होना चाहिए, पता चले हम पूछें टाइप ऑफ पार्टनरशिप और आप आंसर दे दीजिए टाइप ऑफ पार्टनर का। तो टाइप ऑफ पार्टनर और टाइप ऑफ पार्टनरशिप दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों के आंसर्स भी अलग अलग होंगे। तो आइए ध्यान से देखते हैं। टाइप ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो टाइम के बेसिस पे हम पार्टनरशिप को दो पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, टाइम के बेसिस पे पार्टनरशिप को दो पार्ट में बांटा जाता है। पहला है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल, विल का मतलब होता है बेटा इच्छा। क्या होता है? इच्छा। जो पार्टनरशिप आपकी इच्छा पे डिपेंड होती है उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। तो टाइम के बेसिस पे है, ध्यान से सुनिएगा, इट इज अ बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। जब तक पार्टनर्स की इच्छा होगी तब तक तो पार्टनरशिप चलाएंगे, इच्छा खत्म पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है। इसलिए देखिए यहां पर डिनोटेड है, इट कैन बी कंटिन्यूड एज लॉन्ग एज द पार्टनर्स वांट। इट कैन बी कंटिन्यूड एज लॉन्ग एज द पार्टनर वांट। जब तक पार्टनर चाहते हैं तब तक पार्टनरशिप को चलाते हैं। And is terminated when any partner give a notice of withdrawal from partnership to the firm। और ये तब बंद हो जाती है, तब टर्मिनेट हो जाती है जब अगर किसी पार्टनर ने कोई नोटिस दे दी कि पार्टनरशिप फर्म को बंद किया जाए, या सबकी इच्छा हो गई कि अब पार्टनरशिप को बंद किया जाए, तो हम इसे बंद कर देते हैं। तो इसे कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। तो बच्चों पार्टनरशिप एट विल समझ में आ गया कि पार्टनरशिप एट विल क्या होती है। ये पार्टनर्स की इच्छा पर डिपेंड होती है। ऐसी पार्टनरशिप जो पार्टनर्स की इच्छा पर डिपेंड होती है कि जब वो चाहें तब इस पार्टनरशिप को बंद कर सकते हैं, इसे हम पार्टनरशिप एट विल कहते हैं। इसका जो बेटा सेकंड पार्ट है, तो जो सेकंड पार्ट यहाँ पे आता है दैट इज कॉल्ड अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो बच्चों होती है ये किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए बनाई जाती है, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए बनाई जाती है। तो ऐसी पार्टनरशिप जो किसी ऑब्जेक्ट के लिए बनाई जाए, मान लीजिए किसी कंस्ट्रक्शन का काम है तो हमने एक ऐसी 3-4 लोग मिले, एक ऐसी पार्टनरशिप बनाए जो कि सिर्फ उस कंस्ट्रक्शन के काम तक ही लिमिटेड होगी। मतलब कंस्ट्रक्शन का काम खत्म तो पार्टनरशिप अपने आप खत्म हो जाएगी। या फिर 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए अगर हमने पार्टनरशिप की तो उसे कहते हैं स्पेसिफिक टाइम पीरियड। कि किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जब कोई पार्टनरशिप होती है तो दैट इज कॉल्ड अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। कि जैसे ही वो टाइम खत्म होगा पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी, जैसे ही वो स्पेसिफिक काम खत्म होगा पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। पूछो बेटा। हाँ, देखो एग्रीमेंट क्या है ना, एग्रीमेंट तो सभी पार्टनरशिप में होता है। जब दो या दो से अधिक पार्टनर्स आते हैं तो वहां तो एग्रीमेंट होना ही है। तो पार्टनरशिप में तो एग्रीमेंट होता ही है, बस ये आपको टाइप बताया कि पार्टनरशिप कितने टाइप के होते हैं। तो पहला ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं, पहला पार्टनरशिप एट विल और दूसरा पर्टिकुलर पार्टनरशिप। एनी प्रॉब्लम? तो जिस तरीके से यहाँ लिखा भी है कि पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ऐसी पार्टनरशिप जो कि किसी प्रोजेक्ट के लिए बनाई जाती है, या फिर स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनाई जाती है, ऐसी पार्टनरशिप को हम क्या कहते हैं? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो बेटा पार्टनरशिप का जो टाइप था ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन समझ में आ गया? बोलो बच्चों।
बोलो बेटा। चलो अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। तो लायबिलिटी क्या होती है, तो आपने पढ़ा होगा पार्टनरशिप की लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। मतलब जितने भी पार्टनर होते हैं, अगर बिजनेस में कोई लॉस होता है तो उन सभी को इक्वल देना पड़ता है। आपने यही पढ़ा था और यही जनरल पार्टनरशिप कहलाती है। जनरली पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लेकिन एक पार्टनरशिप का फॉर्म है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एक फॉर्म लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का भी आता है। तो आइए हम यहाँ पे लायबिलिटी के बेस पर दोनों को पढ़ेंगे। पहले बच्चों यहाँ पे देखिए लिखा है जनरल पार्टनरशिप। जनरली जिस तरह हम जानते हैं, द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। पार्टनर्स इंजॉय द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, कि पार्टनर्स मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन लेते हैं ऑफ द फर्म एंड देयर एक्ट आर बाइंडिंग ऑन ईच अदर एज वेल एज ऑन द फर्म। और किसी का भी काम सभी पार्टनर के लिए बाइंडिंग, सभी पार्टनर को बाइंड कर देता है। मतलब एक सॉरी, एक पार्टनर के काम के लिए अनदर पार्टनर्स भी बाउंड होते हैं। अगर किसी से काम गलत हुआ तो उसके लिए सब बाउंड हो जाएंगे, और किसी से काम अगर सही हुआ तो उसके लिए भी सब बाउंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों जनरल पार्टनरशिप होती है कि जहाँ पे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और पार्टनर्स मैनेजमेंट के हर एक पार्ट में पार्टिसिपेशन लेते हैं और वो सब बाइंड होते हैं एक दूसरे के एक्ट के लिए। लेकिन जो इसका दूसरा फॉर्म है लिमिटेड पार्टनरशिप का, ये एक नया फॉर्म है। यहाँ पे एक पार्टनर को छोड़ के एटलीस्ट वन पार्टनर, कम से कम एक पार्टनर की लायबिलिटी यहाँ पे क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड पार्टनरशिप का नाम ही लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब यहाँ पार्टनर्स की लायबिलिटी तो लिमिटेड होनी चाहिए। लेकिन अगर बेटा सभी पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी तो अगर नुकसान ज्यादा हुआ तो उसको कौन देखेगा, कोई बाहर का तो आदमी आएगा नहीं। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन में कहा जाता है द लायबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर इज अनलिमिटेड, कि यहाँ पे कम से कम एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है एंड द रेस्ट में हैव लिमिटेड लायबिलिटी। बाकी जो पार्टनर बचते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है, लेकिन कम से कम एक पार्टनर की लायबिलिटी तो अनलिमिटेड होनी ही चाहिए, जिससे कि अगर बिजनेस में लॉस ज्यादा हो तो ये उसको आगे देख सके। ठीक है, तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए क्या लिमिटेड पार्टनरशिप होती है कि हमेशा अनलिमिटेड ही होती है, तो अनलिमिटेड तो जनरल पार्टनरशिप में आ गया कि हाँ जनरली तो अनलिमिटेड ही होती है। लेकिन अगर लिमिटेड पार्टनरशिप पूछा जाए तो लिमिटेड पार्टनरशिप में कम से कम एटलीस्ट वन पार्टनर की लायबिलिटी क्या होगी, तो वो लिमिटेड होगी, और बाकी अनदर्स की लिमिटेड, सॉरी एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी और बाकी सभी की लिमिटेड हो सकती है। अब होता क्या है, जिन भी पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है बेटा, लिमिटेड पार्टनर डू नॉट एंजॉय द राइट ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट के किसी भी पार्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते एंड देयर एक्ट डू नॉट बाइंड द फर्म। और लिमिटेड पार्टनर्स के द्वारा किया गया कोई भी काम वो फर्म पे कोई भी बाउंडेशन नहीं डालता, और द अदर पार्टनर ना ही तो उसके लिए फर्म बाइंड होती है ना ही तो पार्टनर्स बाउंड होते हैं। तो जिस तरीके से अनलिमिटेड पार्टनर्स को जो बेनिफिट होता है वो बेटा लिमिटेड पार्टनर्स को बेनिफिट नहीं हो पाता। तो यहाँ पे यही दो फॉर्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, एक है जनरल पार्टनरशिप और दूसरी है लिमिटेड पार्टनरशिप। तो अगर आपसे पूछा जाए टाइप टाइप ऑफ पार्टनरशिप तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, देयर इज अ टाइप ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ टू थिंग्स। पहला ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन या फिर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। There is a two part of a partnership on the basis of duration, that is partnership at will, and the second one is a particular partnership. And on the basis of time, sorry, on the basis of liability, the first is a general partnership and the second one is a जनरल पार्टनरशिप के बाद बच्चों जो आपका सेकंड वन है वो लिमिटेड पार्टनरशिप है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? तो टाइप ऑफ पार्टनर के किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, तब हम आगे बढ़े।
बेटा जनरली पार्टनरशिप क्या होती है? जनरल पार्टनरशिप जो हमने अभी तक आपको बताया कि यहाँ पे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ये पार्टनरशिप के जितने भी एक्ट होते हैं उसमें पार्टिसिपेशन लेते हैं। हाँ हाँ, बस बस नॉर्मली यही आप समझिए, फंसेंगे तो सब के सब फंसेंगे। कोई दिक्कत? तो इसीलिए ये मैंने एक नोट्स बना के दी है, आप इसको अपनी कॉपी में भी लिख लीजिएगा, इस तरीके से बना लीजिएगा। मे बी पता नहीं आपकी बुक में दिया है या नहीं दिया है, टाइप ऑफ पार्टनरशिप नहीं दिया होगा तो आप यहाँ से देख के लिख लीजिएगा। आगे बढ़ें। चलो बेटा, इसके बाद हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। अब इसके बाद देखो, अभी तक आपने पार्टनरशिप पढ़ लिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली, उसके बाद उसमें टाइप ऑफ पार्टनर पढ़ लिया, टाइप ऑफ पार्टनरशिप पढ़ लिया। तो टाइप ऑफ पार्टनर, टाइप ऑफ पार्टनरशिप पढ़ने के बाद अब बच्चों यहाँ पे हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। एक पार्टनरशिप का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, कैसे हम पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं। तो बेटा जब भी हम पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं तो सबसे पहले हमको पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है? पार्टनरशिप फर्म को बनाने से पहले पार्टनरशिप डीड। तो जैसा कि आपको यहां दिखाई दे रहा होगा पार्टनरशिप डीड, ठीक है, ये है पार्टनरशिप डीड। एक सेकंड। सबसे पहले हम जब पार्टनरशिप फर्म का फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले बच्चों हमको पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है। अब बच्चों ये पार्टनरशिप डीड होती क्या है? तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है? ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। कि द रिटन एग्रीमेंट विच स्पेसिफाइड द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट गवर्न द पार्टनरशिप इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप डीड। ऐसा डॉक्यूमेंट जो पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशंस को बताता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस को बताता है, वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? पार्टनरशिप डीड कहलाता है। तो समझ में आया बच्चों? जब भी हमें पार्टनरशिप का फॉर्मेशन करना होता है, जब हम एक पार्टनरशिप फर्म बनाने जाते हैं या उसका रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है? हमें सबसे पहले पार्टनरशिप डीड बनाना पड़ता है। और ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है? ये जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है, जो भी एग्रीमेंट होता है उन पार्टनर्स के बीच में, उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है वो एक डॉक्यूमेंट में लिखेंगे पार्टनर्स। भाई हमारे बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ उसमें हमने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई होंगी, तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हम बनाते हैं हम उसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी डॉक्यूमेंट में तो लिखते हैं ना। तो बेटा जिस भी डॉक्यूमेंट में हम लिखते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस को, वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? बेटा वो डॉक्यूमेंट पार्टनरशिप डीड कहलाता है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? आगे बढ़े। हाँ बेटा बोलो। बेटा चाहे पर्टिकुलर पार्टनरशिप को चाहे जितने भी फॉर्म है, अगर बेटा पार्टनर है तो उनके बीच में तो एग्रीमेंट होगा ही ना। चाहे वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप हो, चाहे जनरल पार्टनरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप एट विल हो, अगर तीन चार, दो या दो से अधिक पार्टनर हैं तो उनके बीच में तो एग्रीमेंट होना ही है ना। अब एग्रीमेंट में लिखा क्या क्या होता है? तो देखो क्या क्या लिखा होता है। जिस तरह नेम ऑफ द फर्म, हमारी फर्म का नाम क्या होगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, जो भी पार्टनर्स उनका क्या नाम है, उनके एड्रेस क्या है। नेचर ऑफ बिजनेस द फर्म विल कैरी ऑन, हमारे फर्म के बिजनेस का नेचर क्या होगा। ठीक है, तो बेटा ये सारी चीजें पार्टनरशिप फर्म में लिखी होती हैं। इस तरीके से आगे कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कि कौन कौन से पार्टनर कितनी कितनी कैपिटल ले आए हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर, पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। ये सभी चीजें कहां लिखी होती हैं? तो ये सभी चीजें आप देखोगे तो पार्टनरशिप डीड में लिखी होती हैं। एनी प्रॉब्लम? बेटा राज केसरवानी, आप इस पे कुछ भी मत लिखिए क्योंकि आपका नाम दिखाई दे रहा है। कोई भी बच्चा इस पे कुछ नहीं लिखेगा, मैं फिर से वार्न कर रहा हूं। अदरवाइज जो हमें जानते हैं वो अच्छी तरह हमें जानते भी होंगे कि हम क्या हैं। ठीक है बेटा, तो इसलिए सहूलियत इसी में है आप सभी की कि अच्छे से पढ़िए, डिस्टर्ब मत कीजिए किसी भी चीज में। अदरवाइज बेटा तुम लोग खुद डिस्टर्ब हो जाओगे अगर हम डिस्टर्ब हो गए तो। ठीक है, हाँ बेटा बोलो। बोलो बेटा कुछ।
नहीं बेटा, एग्रीमेंट होता क्या है, जिस तरह पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी तो होता नहीं है। अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है तब तो ये रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, अदरवाइज ये ओरल भी हो सकता है। लेकिन ओरल में क्या होगा कि अगर आगे कोई वाद विवाद हुआ, कोई दिक्कतें आई, तो फिर आपके पास कोई एविडेंस नहीं होगा। कोई एविडेंस होगा क्या कि हमने क्या कहा था? कोई रिटर्न फॉर्म में तो आपने कहीं लिखा नहीं है, कोई एविडेंस होगा नहीं। तो ये ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। लेकिन जब आप अपनी फर्म को रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हो तो ये रिटर्न होना चाहिए। कोई दिक्कत समझ में आ गया? तो बेटा ये था पार्टनरशिप डीड, और पार्टनरशिप डीड में किन किन बातों को लिखा जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो बेटा जब भी पार्टनरशिप का फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। पार्टनरशिप डीड बनाने के बाद अब इसका प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे शायद इसकी स्पेलिंग हल्की सी मिस्टेक है प्रोसीजर की, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। ये जो प्रोसीजर लिखा है इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, तो इसको आप ठीक कर लेना। तो प्रोसीजर फॉर पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन, फर्म के रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है? तो आइए बच्चे प्रोसीजर हम लोग पढ़ते हैं। इसका जो पहला प्रोसीजर है बेटा, तो यहां पे देखो इसका पहला प्रोसीजर क्या है? सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। ये जो रजिस्ट्रार होता है ना, फर्म का रजिस्ट्रार, जब आप कचहरी में जाओगे या एक कहीं भी फर्म का जहां रजिस्ट्रेशन होता है, जहां पे भी फर्म का रजिस्ट्रेशन होता है, तो वहां पे एक रजिस्ट्रार बैठता है। रजिस्ट्रार का काम क्या होता है? आपकी फर्म को रजिस्टर्ड करना। मान लीजिए मुझे किसी भी चीज का रजिस्ट्रेशन कराना है तो मैं कहां जाऊंगा? रजिस्ट्रार ऑफिस जाऊंगा, वहां पे मैं अपने फॉर्म को दूंगा। अब एक प्रिस्क्राइब फॉर्म होगा, वहां से हमको फॉर्म मिलेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, हम उस फॉर्म को भरेंगे, उसकी कुछ फीस वगैरह होगी, फीस देंगे और वो फॉर्म हम रजिस्ट्रार को दे देंगे। जब रजिस्ट्रार पूरा फॉर्म को चेक कर लेता है कि जो जो चीजें होनी चाहिए वो सब है कि नहीं है, अगर वो सारी चीजें होती हैं तो वो आपकी फर्म को रजिस्टर्ड कर देता है, और रजिस्टर्ड करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा, कहेगा कि ये लीजिए अब आपकी फर्म रजिस्टर्ड हो चुकी है, आपकी फर्म इस रजिस्टर में लिखी जा चुकी है, मतलब आपकी फर्म रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो फर्म कहां रजिस्टर्ड होती है? तो रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। तो यहां पे बच्चों देखिए पहला स्टेप क्या है? सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। द एप्लीकेशन शुड कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आप रजिस्ट्रार की ऑफिस में देते हो, उस एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें लिखी होनी चाहिए। तो आइए बच्चों देखते हैं उस एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें लिखी होनी चाहिए। तो यहां पे आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा क्या क्या लिखा होना चाहिए। तो पहला देखो, नेम ऑफ द फर्म। उस एप्लीकेशन फॉर्म में जो आप रजिस्ट्रार के यहां दोगे, पहला उसमें क्या लिखा होना चाहिए? आपकी फर्म का नाम क्या है। दूसरा बच्चों क्या लिखा होना चाहिए? आपकी फर्म की लोकेशन कहां है, कहां पे आपका फर्म, कहां पे आपकी फर्म बनी हुई है। थर्ड वन क्या लिखा होना चाहिए? नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस। अगर आपकी फर्म कई दूसरी जगहों पे भी बिजनेस चला रही है तो उन प्लेसेस का भी नाम लिखिए कि आपकी फर्म यहां यहां है। कभी कभी देखो एक ही कंपनी के कई ब्रांचेस कई जगह पे खुल जाते हैं, तो आपको उन सभी ब्रांचेस के नाम देने पड़ेंगे कि अगर आपकी और भी ब्रांचेस कहीं लगी हुई हैं तो उनके भी नाम आप लिखिए कि कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। चौथा बच्चों यहां पे क्या है? द डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म। जब जब पार्टनर्स ने फर्म को ज्वाइन किया है उस डेट को भी लिखिए। सपोज दैट दो पार्टनर पहले आ गए थे, एक पार्टनर बाद में आया, फिर एक पार्टनर और बाद में आया, तीन चार पार्टनर, पांच पार्टनर हैं जिनकी डेट अलग अलग है। तो किस पार्टनर ने कब ज्वाइन किया है पार्टनरशिप फर्म को, आपको उसे भी इस एप्लीकेशन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। फिर आगे देखिए क्या है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर। जो भी पार्टनर हैं उनके नाम और एड्रेस भी इसमें लिखे होने चाहिए, और पार्टनरशिप का ड्यूरेशन भी लिखा होना चाहिए। अगर पार्टनरशिप मान लीजिए किसी टाइम पीरियड के लिए खोली गई है तो वो भी चीज इसमें लिखी होनी चाहिए कि ये 10 साल के लिए है, कि 5 साल के लिए है, कि लाइफ टाइम के लिए है, कि ये एट विल है, आपकी इच्छा पे डिपेंड है। तो ये सारी चीजें कहाँ लिखी होनी चाहिए? जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भर के ले जाते हो, कहाँ पे? रजिस्ट्रार की ऑफिस में। तो बच्चों ये सभी चीज उस एप्लीकेशन फॉर्म में लिखी होनी चाहिए।
किसी को कोई दिक्कत? बोलो बेटा। चलो, तो यहां पे फॉर्मेशन का आपने स्टेप समझा। जब भी हम पार्टनरशिप फर्म को बनाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। पार्टनरशिप डीड में वो एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें सब कुछ हम लिखते हैं। उसके बाद बेटा हम रजिस्ट्रार ऑफिस से एक फॉर्म ले आते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म। उस एप्लीकेशन फॉर्म में हम ये सारी चीजें लिखते हैं: name of the firm, location of the firm, name of other places where the firm carries on business, the date when each partner joined the firm, name and address of the firm and duration of partnership. इन सभी को लिखने के बाद द एप्लीकेशन शुड बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। जब आप इन सभी चीजों को उस एप्लीकेशन फॉर्म पे लिख देते हो तो बेटा जितने भी पार्टनर होते हैं सबकी उस पर साइन लगती है। अगर आप 2 पार्टनर है तो दोनों की साइन लगेगी, अगर आप 5 पार्टनर है तो पांचों की साइन लगेगी, अगर आप 10 to 20 पार्टनर है तो सबकी साइन उस एप्लीकेशन फॉर्म पे साइन होगी। और साइन जब हो जाती है एप्लीकेशन फॉर्म पे सभी पार्टनर्स की, तो साइन होने के बाद उस फॉर्म को कुछ फीस के साथ रजिस्ट्रार ऑफिस में जब जाओगे फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो बेटा रजिस्ट्रेशन की कुछ फीस लगती है। तो फॉर्म को भरने के बाद सबकी साइन जब फॉर्म पे हो जाएगी तो कुछ फीस, जो भी फीस रजिस्ट्रेशन की लगती है उसके साथ वो फॉर्म आप दे देंगे। किसको? रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म को। जो भी फर्म का रजिस्ट्रार है आप उसे दे देंगे। तो यहां पे देखिए सेकंड पॉइंट क्या लिखा है: डिपॉजिट ऑफ रिक्वायर्ड फीस विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। कि आप इस एप्लीकेशन को फीस के साथ रजिस्ट्रार को दे देंगे, रजिस्ट्रार के पास सबमिट कर देंगे। जब रजिस्ट्रार की फॉर्म मिल जाता है तो रजिस्ट्रार का काम क्या है? द रजिस्ट्रार आफ्टर अप्रूवल, जब रजिस्ट्रार आपकी सारी चीजों को चेक कर लेगा कि हाँ सब चीजें सही हैं या कहीं मिस्टेक है। अगर कुछ मिस्टेक उसे लगेगा तो वो आपको बताएगा कि देखिए यहाँ पे ये चीजें मिस्टेक हैं, यहाँ ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर कहीं मिस्टेक्स है तो वो बेटा आपको जरूर बताएगा कि यहाँ मिस्टेक है, इसको ठीक कर लीजिए। अगर मिस्टेक नहीं है तो फिर वो अप्रूवल दे देगा कि सारी चीजें सही हैं। और आफ्टर द अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार विल मेक एन एंट्री इन द रजिस्टर्ड ऑफ फर्म। रजिस्ट्रार जब अप्रूवल दे देता है कि हाँ सारी चीजें सही हैं, तो वो आपकी फर्म को अपने रजिस्टर में लिख लेता है। कहां लिखेगा? आपकी फर्म को अपने रजिस्टर में लिख लेगा। एंड विल सब्सिक्वेंटली इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और लिखने के बाद वो तुरंत ही आपको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट भी दे देता है। जैसे ही उसने फर्म की सारी चीजें अपने मतलब आपकी फर्म को अपने रजिस्टर में लिख लिया, रजिस्टर्ड कर लिया, उसके बाद वो एक सर्टिफिकेट आपको दे देगा, जिसका मतलब होता है कि अब आपकी फर्म रजिस्टर्ड हो चुकी है। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? तो बस जैसे ही आपकी फर्म रजिस्टर्ड हो जाती है तो बस ये आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है। अब आपकी फर्म रजिस्टर्ड हो गई, अब आप अपना काम अपने तरीके से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत आती है तो आपकी फर्म रजिस्टर्ड है, अगर आपके पार्टनर्स में कुछ वाद विवाद होता है तो आप कोर्ट जा सकते हो और कोर्ट में आपको न्याय मिलेगा, क्योंकि आपकी फर्म रजिस्टर्ड है। अगर किसी के साथ भी कोई भी दिक्कतें आती हैं तो रजिस्ट्रेशन का बस यही फायदा है कि आप कोर्ट जाके अपनी चीजों को ले सकते हो। अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं होती है तो आप बेटा कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आपके साथ कोई दिक्कत, कोई फ्रॉड होता है तो उसको लेके आप कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है और आपका हिस्सा आपको तब नहीं मिल पाएगा। तो यहां तक समझ में आ गया फर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो जब भी अगर फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप पूछा जाएगा तो आपको पूरा सीक्वेंस निकला, सब कुछ एक एक चीज लिखनी है। पहले आप क्या लिखोगे? इन द कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन फर्स्ट वी मेंटेन अ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है आपको बताना पड़ेगा। पार्टनरशिप डीड में किन किन बातों को लिखा जाता है ये भी आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद आफ्टर व्हेन वी मेक अ पार्टनरशिप डीड देन वी विल गो टू द रजिस्ट्रार ऑफिस ऑफ द फर्म। जब हम पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं तो हम पार्टनरशिप डीड बनाने के बाद कहां जाते हैं? रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस से हम क्या लेते हैं? तो बच्चों एक फॉर्म लेते हैं, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म लेते हैं। उस फॉर्म को हम भरते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन उस फॉर्म में मांगेगा उस फॉर्म में हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन को लिखेंगे। इंफॉर्मेशन को लिखने के बाद सभी पार्टनर्स की उस पर साइन होती है।
साइन होने के बाद कुछ फीस के साथ रजिस्ट्रेशन फीस के साथ हम उसे रजिस्ट्रार के पास सबमिट कर देते हैं। जब रजिस्ट्रार पूरे फॉर्म को चेक कर लेता है तो वो अपना अप्रूवल दे देगा। अप्रूवल देने के बाद वो आपकी फर्म को अपने रजिस्टर्ड में रजिस्टर्ड कर लेगा। जब अगर उसकी तरफ से अप्रूवल हो जाता है तब वो आपकी फर्म को अपनी फर्म में रजिस्टर्ड कर लेगा और फर्म को रजिस्टर्ड करने के बाद वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देता है कि आपकी फर्म रजिस्टर्ड हो चुकी है, जिसे हम सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कहते हैं। तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन देता है? तो बेटा रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म। कौन देता है? रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म। तो वो आपको सर्टिफिकेट दे देगा और सर्टिफिकेट मिलते ही आप ले आइए अपनी पार्टनरशिप फर्म में, उसको इत्मीनान से टांग दीजिए। अब वो उसको देखने के बाद पता चलेगा कि आपकी फर्म रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो बेटा यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अच्छा, अगर मान लीजिए सर हमारी फर्म रजिस्टर्ड ना हो तो हमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी? तो बेटा यही देखो लास्ट में जो पॉइंट है इसका, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म आर एस फॉलो। तो ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं। तो बेटा जब आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं होती है तो कौन कौन सी दिक्कत आती है? पहली दिक्कत तो यही आएगी कि आप कोई भी, अगर आपके साथ कोई भी दिक्कतें आती हैं तो आप कोई भी फाइल पार्टनरशिप फर्म के खिलाफ रजिस्टर्ड नहीं कर पाओगे। मतलब a partner of an unregistered firm cannot file a case against the partnership firm। आप कोई भी केस कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। तो मान लीजिए अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ और अब आपको न्याय चाहिए तो क्या आप कोर्ट जा सकते हो क्या? अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो आप नहीं जा सकते। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस यही है कि आप कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते। दूसरी दिक्कत क्या आती है? तो अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर ऑफ द अनरजिस्टर्ड फर्म। पहले वाले में आपने क्या पढ़ा? पहले में पढ़ा कि आप फर्म के खिलाफ कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते हो, फर्म के खिलाफ। दूसरे में क्या बताया है कि आप फर्म के किसी पार्टनर के खिलाफ कोई भी केस नहीं कर सकते, कोई भी केस जो है फाइल नहीं कर सकते हो। तो ना ही तो आप किसी फर्म के खिलाफ केस फाइल हो सकती है और ना ही तो फर्म के पार्टनर के खिलाफ केस फाइल हो सकती है। तीसरे कॉन्सिक्वेंस क्या आते हैं? एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी और आउटसाइडर फॉर रिकवरी ऑफ क्लेम। आप किसी आउटसाइडर, जो आपके बिजनेस के बाहर अगर किसी ने आपसे उधार लिया है और उसने पैसा नहीं दिया है तो आप उसके भी खिलाफ कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते हो। An unregistered firm cannot file a case against any of the partners। आप किसी भी पार्टनर के खिलाफ कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते। तो कुल मिला के कहने का मतलब कि अगर आप पार्टनर्स के बीच में कुछ वाद विवाद हो जाता है तो ना तो आप बच्चों फर्म के खिलाफ कोई केस डाल सकते हो, ना तो आप किसी पार्टनर के खिलाफ कोई केस डाल सकते हो, ना तो आप किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ कोई केस डाल सकते हो। आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो। और अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड है तो अगर कोई दिक्कत होती तो आप सीधे कोर्ट जाइए, कोर्ट में अपना केस लगाइए, आपको न्याय मिलेगा। लेकिन अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो ना तो आप फर्म के खिलाफ केस डाल सकते हो, ना पार्टनर्स के खिलाफ डाल सकते हो, ना ही तो किसी आउटसाइडर के खिलाफ डाल सकते हो। यहां तक कोई दिक्कत है? बोलो बेटो, कॉन्सिक्वेंसेस समझ में आ गए? तो बस बेटा यहां पे पूरी पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाती है। पार्टनरशिप में मैंने जितनी भी चीजें पढ़ाई वो आप लिख लीजिएगा। अब आज के लिए बस इतना काफी। कुछ पूछना हो पूछ लो, कल की डेट में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे।